हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भी कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस यानी आपकी थर्ड बुक का पहला चैप्टर, जिसको आप हेड एंड सब हेड के नाम से जानते हैं, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब कि हम पहले समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दो चीज़ें बताती हैं। एक तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देती है, दूसरी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकाल के देती है। ठीक है, जो चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देती है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हो, और जो चीज़ आपको फाइनेंशियल पोजीशन निकाल के देती है उसको आप बैलेंस शीट के नाम से जानते हो। ठीक है, ये तो आपने बहुत बार बनाई थी 11th क्लास में, बट 12th में क्या है, ये कंपनीज एक्ट के तहत बनता है, मतलब कि इसका फॉर्मेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अब बस हम उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्नड या फिर लॉस सफर्ड। मतलब क्या है कि भाई ऐसी स्टेटमेंट जो आपको प्रॉफिट अर्न या फिर जो आपने लॉस सफर्ड करा है उसके बारे में बता रही हो, एंड पोजीशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बता रही हो, और एट अ पर्टिकुलर डेट आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुल मिला के यही बोलना चाहता है कि भाई अगर आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता करना हो या फिर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना हो, तो उस चीज़ को निकालने के लिए जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी तरीके की होती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी 5 तरीके की होती है। पहले बैलेंस शीट, जो कि पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से जानी जाती है, जो कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। ठीक है, फिर बनता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हो। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और बैलेंस शीट के साथ ही बनता है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्ड करती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जो बैलेंस शीट होती है वो तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल के देते हैं, और नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट के साथ बनते हैं, उसमें बैलेंस शीट की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो बचा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कैश में जो चेंज होता है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में जो चेंज होता है वो बताती है। ठीक है, कैश के फ्लो में। ठीक है, और लास्ट चेंज इन इक्विटी, जब भी आपके पूरे साल में जो इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज हुई है उसके बारे में जो स्टेटमेंट बताती है वो बताते हैं चेंज इन इक्विटीज। ठीक है, तो देखते हैं भाई आगे। कह रहा है भाई नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर कैसे होता है। देखो चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है और इसमें से थ्योरी ही आने वाली है, या तो हेड सब हेड आएंगे या फिर ये आ जाएगा नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ते हैं भाई नेचर क्या है। कह रहा है दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, मतलब जो आप पहले से ही रिकॉर्ड कर चुके हो उसके बेसिस पे ये प्रिपेयर होते हैं। सेकंड, सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब होते हैं प्रिंसिपल्स, आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स पहले से ही इसमें मानने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिस ऑफ अजम्पशन नोन एज पोस्चुअल या कॉन्सेप्ट, कुछ अजम्पशंस के बेस पे चलता है। ठीक है, लास्ट, पर्सनल ओपिनियन और जजमेंट इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्सनल बाइज्ड होती है। पर्सनल बाइज्ड मतलब कि वो झुकी हुई हो सकती है किसी पर्सन के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है वो तो भाई प्रॉफिट या लॉस निकालना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है जो स्टेटमेंट, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी कितने कितने की है, एसेट और लाइबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या चल रहा है और क्या हमारी पोजीशन है वो निकालता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे कैश के बारे में बताता है, तो वही इसके क्या हो गए, वही इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो पढ़ते हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो कैसे अर्न करेगा उसकी कैपेसिटी के बारे में बताता है। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, तो हमारी सारी एसेट्स के बारे में बताता है कि भाई एसेट्स क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, वो कौन बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लोज, कैश फ्लो के बारे में बताता है। टू डिस्क्लोज वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसी, आपने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं उसके बारे में बताता है। और लास्ट, टू हेल्प जज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव काम कर रहा है उसके बारे में हमको कौन बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बता के चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यूजर्स कौन कौन होते हैं? देखो पहले तो यूजर क्या होता है? यूजर केवल वो बंदा यूजर होता है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करता है। अगर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हो तो आप कौन हो? यूजर्स। क्लियर है? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज दो तरीके के लोग करते हैं, या तो इंटरनल यूजर होंगे या एक्सटर्नल यूजर होंगे। इंटरनल यूजर मतलब बिजनेस के अंदर के, और एक्सटर्नल यूजर यानी बिजनेस के बाहर के। तो इंटरनल यूजर में केवल दो ही आते हैं, ओनर और मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज आपके एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं। अब देखो, ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, हाँ, प्रॉफिट निकालना होगा, लॉस निकालना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ओनर को मतलब कि ओनर को पता होनी चाहिए कि भाई प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, मेरी जितनी भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, वो क्या क्या हैं, वो सब ओनर को पता होनी चाहिए। तो वो कहाँ से पता चलेगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। मैनेजमेंट को क्यों पता होना चाहिए? भाई डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेगा, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई कितने से मैं डिसीजन, मतलब कितने पैसों तक मैं जा सकता हूँ, क्या क्या डिसीजन मैं ले सकता हूँ। वो कहाँ से पता चलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा। एक्सटर्नल यूजर में हमारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, चाहे अकेला इन्वेस्टर हो चाहे एक कंपनी हो, जैसे इन 5-6 इन्वेस्टर मिलकर कंपनी बनाते हैं और वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको कहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है। गवर्नमेंट आ जाती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। सेबी कौन होता है? जैसे आपकी कंपनी लिस्टेड होती है, मतलब जिसके शेयर्स बिकते हैं, उस पर नज़र रखती है। कौन सी बोर्ड रखता है? सेबी। या फिर कंज्यूमर और कस्टमर भी हमारे क्या होते हैं? यूज़र होते हैं। अच्छा, बैंक यूज़र क्यों होता है? आपको लोन वगैरह चाहिए होता है तो आप किसके पास जाते हो? बैंक्स के पास। और बैंक्स लोन किसके बेस पे देगी? आपके अकाउंट्स के बेस पे, आपके इनकम के बेस पे। तो बैंक को क्या चाहिए? अकाउंट्स चाहिए, यानी वो यूज़र हो गया। इन्वेस्टर्स को क्यों चाहिए? भाई इन्वेस्टर को पैसे लगाना है आपके बिजनेस में, ठीक है, ऐसे तो लगाएंगे नहीं, तो अब उनको भी क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या हो गए? यूजर्स हो गए। क्रेडिटर और सप्लायर को क्यों चाहिए? भाई क्रेडिटर ऐसे ही अगर आपको जानते हैं तो उधार देंगे, नहीं जानते हैं तो भाई किसी तो बेस पे ही उधार देंगे ना, तो उनको भी आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कौन से यूजर हो गए? एक्सटर्नल यूजर हो गए। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? भाई गवर्नमेंट को तो भाई टैक्स चाहिए, और टैक्स के लिए प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा? अकाउंट से, तो वो भी कौन से हो गए? यूजर्स हो गए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेबी को आप पे नज़र रखनी है। नज़र कैसे कैसे रख सकता है? एक तो आपके शेयर मैनिपुलेटिंग पे नज़र रख सकता है, और आपके जितने भी क्या कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पे भी नज़र रखता है, तो उसको अकाउंट्स चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर और कस्टमर या फिर कंज्यूमर या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक को ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको शेयर्स वगैरह खरीदने होते हैं तो आप क्या करते हो? रिसर्च करते हो, ठीक है। तो रिसर्च किस बेस पे करोगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाते हैं? यूजर्स हो जाते हैं। तो कुल मिला के यूजर्स कौन होते हैं? जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं उनको क्या कह देते हैं? यूजर्स कह देते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा अगला टॉपिक, बैलेंस शीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हेड सब हेड बैलेंस शीट से सबसे ज्यादा उठते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आपकी एसेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, रिजर्व कितने, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, ठीक है। ये सब कौन बताता है? बैलेंस शीट बताता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं भाई इसके बारे में। इट मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी एट अ पर्टिकुलर डेट। तो वही कह रहा है भाई, एक पर्टिकुलर डेट पे एसेट और लाइबिलिटी की स्टेटमेंट है, ठीक है। इट मस्ट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। और ये क्या होनी चाहिए भाई? ट्रू एंड फेयर व्यू एक फाइनेंशियल पोजीशन की बताती है, ठीक है। एट द क्लोज ऑफ द ईयर, कब? जब ईयर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो भाई हमारे कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसके अंदर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट, ठीक है। पार्ट 1 में आपको बैलेंस शीट दिया होगा, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। तो धीरे धीरे पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहले नेम ऑफ द कंपनी, मतलब आपकी कंपनी का क्या नाम है, फिर बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन, ठीक है। तो भाई पहले तो आपने इस तरीके की बैलेंस शीट बनाई थी, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब ऐसी नहीं बनेगी, अब पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जैसे हम उस वाली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से शुरू करते थे ना, पार्टनरशिप और सोलो प्रोप्राइटरशिप वाली में, ऐसी इसमें शुरू करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। देखो जिसके आगे नंबर लिखे हुए हैं वो हेड है,
और जिनके आगे अल्फाबेटिकल नंबर लिखे हुए हैं सब ऐड हैं, ठीक है। तो वो पूछता है हेड और सब ऐड। जैसे कि अभी मैं आपसे कहूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो देखो नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, रिजर्व। तो सब ऐड क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, और हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, बस इसी चीज को आपको पहचानना है। तो इसके लिए आपको पहले तो बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। तो चलो पहले बैलेंस शीट को समझते हैं। देखो सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इक्विटी क्या होता है, यानी कैपिटल की बात कर रहा हूं। कैपिटल किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। तो पहला पॉइंट है आपका शेयर होल्डर फंड, ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर वारंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल के अंदर दो तरीके की कैपिटल आती है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, और क्या क्या आता है, और जो इसका मतलब कि किस तरीके से डिवाइड हुई है कैपिटल, वो भी शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में आती है। जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल या फिर सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, तो ये इतनी तरीके की कैपिटल होती हैं, वो सब किसके अंदर आती है, शेयर कैपिटल के अंदर आते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ आएगी, तो शेयर होल्डर फंड उसका हेड हो गया और शेयर कैपिटल सब हेड हो गया। क्लियर है यहाँ तक। आपसे पूछ लिया जाए भाई इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगी, तो भाई शेयर होल्डर फंड हेड हो गया और शेयर कैपिटल आपका सब हेड हो गया। क्लियर है। अब आ गया सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आएंगे, जितने भी आपके अकाउंट्स के अंदर रिजर्व है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सरप्लस मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जो प्रॉफिट आता है उसे सरप्लस कहते हैं। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो लॉस है। बाकी सारे रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व एटसेट्रा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो ये सारे रिजर्व किसके अंदर आ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये क्या होता है, शेयर वारंट उसे कहते हैं जैसे कि भाई कंपनी अभी अपनी कैपिटल को बढ़ाना नहीं चाहती है, तो कंपनी को बट पैसे की नीड है, ना डेट बढ़ाना चाहती ना कैपिटल बढ़ाना चाहती, तो वो क्या करते हैं, वारंट इशू कर देते हैं कि भाई आप अभी तो हमको पैसे दे दो, बट 2 या 3 साल बाद ये वारंट कैपिटल में बदल जाएगा, तो उसको आप बोलते हो शेयर वारंट। है तो शेयर होल्डर का आज नहीं तो 3 साल बाद। तो ये सब मिलके क्या बनते हैं, शेयर होल्डर फंड बन जाता है। तो शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर वारंट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि जनरल रिजर्व, तो आपको देखना है भाई रिजर्व है यानी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, शेयर कैपिटल तो है नहीं। ठीक है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट में रिजर्व है, हाँ तो ये क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है। तो भाई सब हेड क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, और हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अगले पे हेड पे चलते हैं। अगला हेड है शेयर अप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। मतलब जो वो नहीं होता प्रोराटा बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब शेयर कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, तो भाई अप्लीकेशन मनी पेंडिंग हो जाती है अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो वो वाला पैसा आपका सेकंड हेड होगा। इसका कोई भी सब हेड नहीं है। अगर हेड और सब हेड में आ गया तो आप केवल हेड ही लिखोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है यहां तक। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर पहली लाइबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरी लाइबिलिटी होती है डेफर्ड टैक्स, ठीक है, और तीसरा होता है आपका अदर नॉन करंट, और चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो चलो इसके बारे में समझते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर पहली बोरोइंग्स है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी नॉन करंट लाइबिलिटी, ये वो लाइबिलिटी होती है जो 12 महीने से ज्यादा चलती है। ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा चल जाए या फिर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चली जाए, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम क्या कहेंगे, इसको नॉन करंट लाइबिलिटी कह देंगे। ठीक है, बाकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है ये मैं आपको इस वीडियो में भी सिखाऊंगा, और ऑपरेटिंग साइकिल की मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी होती है, वैसे मेनली ये 12 महीने से ज़्यादा चलती है। तो ऐसी कौन कौन सी लाइबिलिटी है, जैसे कि आपने डिबेंचर ले लिया, डिबेंचर 12 महीने से ज़्यादा चलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट ले लिया, बैंक से कोई लोन ले लिया, ठीक है, ऐसा लोन जो 12 महीने से ज़्यादा चलता हो। ठीक है, आपने क्या कहते हैं, बैंक से लोन ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लिया जो कि 12 महीने से ज़्यादा चल रहा हो। ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर है।
डेफर टैक्स क्या होता है? डेफर टैक्स वो टैक्स होता है जैसे आपने इस साल का टैक्स भरा तो एडवांस टैक्स जाता है, तो आपने ज़्यादा भर दिया, ठीक है, तो अब ज़्यादा भर दिया तो गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एसेट होगी। बट अगर कम भर गया तो आपको भाई देना पड़ेगा, और उसी टाइम आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो आप क्या लिख दोगे? डेफर टैक्स, ठीक है, वो क्या है? लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, एक साल से ज़्यादा होगी तो इधर आ जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है? अभी रुक जाओ, उसके लिए पहले लॉन्ग टर्म प्रोविजन समझते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है? ऐसे प्रोविजन जो 12 महीने से ज्यादा चलते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, नॉर्मल 12 महीने से ज्यादा चलते हैं। प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो ये, या फिर कोई सा भी ऐसा आप प्रोविजन बना रहे हो जो 12 महीने से ज्यादा चलने की उम्मीद है, वो किधर आ जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा, ठीक है। और जो इन तीनों में नहीं आया, ए, बी और डी में, वो कहाँ चला जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ डिबेंचर, तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूँ पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो अभी तक पे नहीं करा, तो वो डेफर्ड टैक्स है, वो आपका यहाँ पे। खैर डेफर्ड टैक्स पे आपके पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो ना प्रोविजन है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो क्या हो गया? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जैसे अभी मैंने ऑपरेटिंग साइकिल का जिक्र करा, तो ऐसे ट्रेड पेबल जो 12 महीने के बाद पैसे दे रहे हो या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पैसे दे रहे हो, उनको किस में लिखेंगे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या करा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या आएगा आपका? मनी रिसीव्ड एट अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। सेकंड नंबर आपका हेड आ जाएगा अप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। फिर आपका थर्ड हेड आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब बचा क्या? करंट लाइबिलिटी। चलो भाई अगले पेज पे करंट लाइबिलिटी को देखते हैं। करंट लाइबिलिटी के भी अंदर 4 चीजें हैं। पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेम है जैसे डिबेंचर था ना, तो वो डिबेंचर या फिर वो लोन या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन, पब्लिक डिपॉजिट, सारी चीजें सेम है। बट वो, ये सारी चीजें वो 12 महीने से ज्यादा थी, और ये क्या है? 12 महीने से कम। अगर ऐसे डिबेंचर जो मैंने 12 महीने से कम रह गए हो, पब्लिक डिपॉजिट जो 1 साल से कम रह गई हो, उसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब छोटे टाइम के लिए लोन लिया है, ठीक है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल यानी पेबल आ रहा है, तो पे तो हम ट्रेड के कारण 2 चीजों से करते हैं, एक तो क्रेडिटर को पे करते हैं, और एक हम किसको पे करते हैं? बिल्स पेबल को भी पे करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटी के लिए रुकना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता है? वही छोटे छोटे प्रोविजन जो 1 साल से पहले ही खत्म हो जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये क्या होता है? हर साल नया बनता है, ठीक है। तो ये कौन से प्रोविजन है? वो छोटे छोटे प्रोविजन है जो 12 महीने से कम चलते हैं। जो इन सब में कहीं नहीं आया, वो कहाँ चला जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी में। मतलब जो किसी का नहीं, वो अदर करंट लाइबिलिटी का, ठीक है। जैसे कि कॉल्स इन एरिया, वो सॉरी कॉल्स इन एडवांस, उसने हमको एडवांस दे दी कॉल, ठीक है। अब भाई वो कॉल एडवांस में आ गई, तो देखो ना वो बोरोइंग है, ना वो पेबल है, ना ही वो प्रोविजन है, तो वो कॉल्स इन एडवांस कहाँ आ जाएगी? अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगी। क्लियर? तो ये हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे आके खत्म होते हैं, ठीक है। तो पहला शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। तीसरे नंबर नॉन करंट लाइबिलिटी आती है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेम, बस 12 महीने से ज़्यादा चलनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका डेफर्ड टैक्स आता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाता है। फिर उसके बाद आपकी करंट लाइबिलिटी शुरू होती है। करंट लाइबिलिटी के अंदर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये फिर क्या हो जाएगा? आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल यहाँ पे आप लिख दोगे। फिर हमारी शुरू होती है एसेट। अब जो एसेट होती है, तो पहली एसेट कौन सी है? नॉन करंट एसेट, और दूसरी करंट एसेट। तो इसके अंदर 2 ही हेड हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट के अंदर पहला जो आपको दिख रहा है वो क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में बोला जाए तो PPE। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जितनी भी नॉन करंट एसेट थी, उनको किस में डाल दिया गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल दिया गया। अब एसेट तो भाई कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की होती हैं।
टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल को इसके अंदर डाला गया है। टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, उसको क्या कहेंगे? टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, ये सारी क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? जिसको ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, केवल फील कर सकते हो, उसको आप क्या बोलोगे? इंटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, नो हाउ। गुडविल क्या होती है भाई? फर्म की रेपुटेशन होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो पास्ट एफर्ट की वजह से जो फ्यूचर में गेन मिलता है उसको आप गुडविल के नाम से जानते हो। पेटेंट क्या होता है? जब आप पहली बार कोई चीज़ इन्वेंट करते हो तो आपको डर होता है कि भाई वो कॉपी ना हो जाए, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हो एज अ पेटेंट के रूप में। नो हाउ क्या होता है? जब आप अपने नॉलेज का यूज करते हुए कुछ पैसे कमाते हो तो उसे नो हाउ कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी इंटेंजिबल एसेट। वैसे सॉफ्टवेयर आपका फेवरेट पबजी भी क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। जैसे आपने रॉयल पास खरीद लिया पबजी में, तो वो भी क्या है आपके लिए? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऐसी चीजें, टेंजिबल ऐसी चीज, जैसे मैं बिल्डिंग बनवा रहा था, ईयर खत्म हो गया बट बिल्डिंग अभी आधी बनी या फिर काम ही चालू हुआ था कि भाई ईयर खत्म हो गया, अब उसको मैं कहाँ लिखूंगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब क्या है? अभी बनी नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस में चल रही है। ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो अभी बन रही है वो भी पूरी तरीके से नहीं बनी। ठीक है। जैसे कि अभी पेटेंट की बात हुआ, अभी पेटेंट आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो बट पूरी तरीके से इन्वेंट नहीं हुआ, या फिर पेटेंट इन प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं करा है। ठीक है। तो ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई बिल्डिंग कहाँ आएगी, तो बिल्डिंग का जो हेड है वो तो नॉन करंट एसेट है, सब हेड आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और सब हेड है टेंजिबल एसेट। ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज आपकी हेड है, फिर आपकी ये सब हेड है, और ये जो चार चीजें ये सब हेड है। ठीक है। अब वो आपसे पूछ ले भाई मशीनरी कहाँ आएगी, मशीनरी नॉन करंट एसेट आपका हेड हो गया। ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब हेड हो गया, और उसके अंदर टेंजिबल एसेट सब हेड हो गया। ठीक है। उसने आपसे पूछ लिया भाई पेटेंट कहाँ आएगा या फिर फॉर्मूला कहाँ आएंगे, तो ये क्या हो गया? नॉन करंट एसेट आपका हेड हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब हेड हो गया, और उसके अंदर क्या बचा? इंटेंजिबल एसेट आपका सब हेड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई आगे चलते हैं। एसेट के अंदर अब क्या बचा? डेफर्ड करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? सेम, आपने कहीं डिबेंचर में पैसे लगा रखे हो, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो, देखो वहां पे हमने इशू करे थे ये सब चीजें, यहाँ पे हम किसी और कंपनी की खरीद रहे हैं, मतलब वहां पे हम डेट ले रहे थे, यहाँ पे हम डेट दे रहे हैं, तो ये क्या है? एसेट है। डिबेंचर हो गया, शेयर हो गया, आपका पब्लिक डिपॉजिट हो गया। ठीक है। बट वो वाली इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से ज्यादा चल रही है। ठीक है। डेफर टैक्स सेम, ऐसा टैक्स जो आपने ज्यादा पे कर दिया हो, ठीक है, और अभी गवर्नमेंट ने वापस ना करा हो, तो वो डेफर टैक्स की कैटेगरी में आ जाता है। खैर इससे वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया हो, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म में हो, जैसे कि आपने किसी क्रेडिटर को लोन दे दिया, ठीक है, किसी डायरेक्टर को लोन दे दिया, या फिर किसी पर्सन को ही लोन दे दिया, ठीक है, तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। या फिर आपने किसी सप्लायर को एडवांस दे दिया, ऐसा एडवांस जो 1 साल से ज़्यादा चलने वाला हो, वो कहाँ चला जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में चला जाएगा। और जो इन सब में कहीं नहीं आया वो कहाँ आ जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? तो भाई हमने अभी अभी क्या करा? नॉन करंट एसेट करी, उसके अंदर पहला पॉइंट क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर 4 चीज़ें थी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। फिर हमने बी पार्ट करा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, और क्या करा हमने? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। ये सब हेड है, इसका कोई सब हेड नहीं है। इसका हेड क्या है? नॉन करंट एसेट। क्लियर है? अब देखो नॉन करंट एसेट होगी तो इसमें बची क्या? करंट एसेट। तो करंट एसेट को देखते हैं। करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट सेम चीजें, डिबेंचर,
पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, शेयर्स, ऐसी चीजें जो आपने 12 महीने से कम के लिए खरीदी हो, ठीक है, खरीदी हो, ये नहीं कि क्या कहते हैं इशू करी हो, खरीदी हो, तो उसको क्या कहेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट की। इन्वेंट्रीज आपको पता ही है, स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है, स्टॉक हो गया, आपका लूज टूल हो गया, ठीक है, ये सब किस में चले जाएंगे, इन्वेंट्रीज के अंदर चले जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल, जैसे ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी आता है, ऐसी ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल होता है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक मतलब कैश जैसा चेक, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होते हैं, वही शेयर्स जो भी सिक्योरिटीज होती हैं जो 12 महीने से कम के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश की जगह यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, किसी को लोन दिया हो या एडवांस दिया हो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 12 महीने से कम के लिए, जैसे मैंने आपको लोन दे दिया, आपने 6 महीने में लौटाने का वादा किया, तो ये कौन सा लोन है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। लास्ट जो किसी का नहीं वो अदर करंट एसेट में, ठीक है। तो ये थी आपकी बैलेंस शीट। तो अब मैं आपसे पूछूं भाई लूज टूल कहाँ आएंगे, तो आप क्या बोलोगे, हेड तो इसका करंट एसेट है और सब हेड क्या आ गया, इन्वेंट्रीज आ गया, ठीक है। तो आप चैप्टर 1 में ट्राई करना हेड एंड सब हेड के क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो भाई चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी मैं अभी समझाता हूँ दोबारा से ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल, कैश से कैश तक का सफर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। जैसे कि भाई मेरे पास शुरू में कैश था, मैंने उससे क्या खरीदा, रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान खरीदा, उसको मैंने वर्क इन प्रोग्रेस करा, मतलब वर्क करा उसके ऊपर थोड़ा, फिर थोड़े दिन और काम करते हुए वो फिनिश गुड्स में बदला, फिनिश गुड्स में बदलते ही तो सेल होगी नहीं, सेल हो गई तो हो सकता है उधार सेल हो, उधार सेल होने के बाद फिर वो वापस किस में बदल गया, कैश में बदल गया। मतलब कैश से कैश तक का सफर क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल is the time between the acquisition of an asset for processing and its realization into cash and cash equivalent। मतलब कि एसेट को खरीदने से एसेट को बेचने तक का सफर ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है, ठीक है। बेच के कैश लाने तक का सफर ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। अब भाई ऑपरेटिंग साइकिल समझाई क्यों, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स की है और जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम है वो 14 मंथ्स का है, तो ये बताओ ये करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो आप कैसे देखोगे, पहले तो आप देखते थे भाई 12 महीने से कम होगा तो करंट एसेट, ठीक है। एक और आपकी कंडीशन आ गई ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के अगर अंदर खत्म होगा तो भी वो कौन सा हो जाएगा, करंट एसेट। तो देखो ये 15 महीने है, ये 14 महीने है, ऑपरेटिंग साइकिल के तो अंदर ही पे कर रहा है, माना 12 महीने में पे नहीं कर रहा बट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर रहा है ना, तो दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप उसको क्या बोल दोगे, करंट नेचर का है, नहीं तो नॉन करंट नेचर, ठीक है। भाई ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 18 महीने की है, ठीक है, उसने पे 13 महीने में कर दिया तो देखो 12 महीने वाली कंडीशन पिट गई बट ऑपरेटिंग साइकिल फिट हो गई, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 9 मंथ्स की है बट उसने पे 11 मंथ्स में कर दिया तो देखो 12 महीने वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी बट ऑपरेटिंग साइकिल सेटिस्फाई नहीं हो पाई, बट एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये भी कौन से नेचर की, करंट नेचर की है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने की है, पेमेंट उसने 13 महीने में करी तो दोनों कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी, ना 12 महीने में पे हो पाया ना ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो दोनों ही कैंसिल हो गए, तो ये नॉन करंट नेचर की रहेगी। क्लियर है, तो इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल यूज में आती है। आया समझ में, ठीक है। तो इसको भी देख लेना आप। तो अब हम शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर भी हेड एंड सब हेड के लिए आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसने दो भागों में बांटा, पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस। इनकम के अंदर दो चीजें दी उसने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ठीक है।
तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेशन आप किस चीज़ का करते हो, जो आपका बिजनेस होता है, तो बिजनेस से होने वाली इनकम यानी कि सेल को वो क्या बोल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल रहा है। सेल प्लस में सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, आप कोई ऐसा गुड्स बना रहे हो, उस गुड्स से कुछ स्क्रैप हो जाए, जैसे कि भाई कारपेंटर सोफा बनाता है, बेड बनाता है, अलमीरा बनाता है, तो भाई जब वो लकड़ी को काटता है तो उससे छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, और उन पीसों को फेंकता थोड़ी ना, वो सर्दियों में उसे भी बेच देता है। तो वो क्या है, जो उसने अलमारी बेची, बेड बेचा, वो तो सेल है, और जो उसने छोटे छोटे पीस बेच दिए वो सेल ऑफ स्क्रैप है। एक और चीज़ इसके अंदर आ जाती है, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आप बना कुछ और रहे हो बट साथ में कुछ और भी बन जाए, जैसे कि भाई आप क्या बना रहे हो, छाछ बना रहे हो या फिर मक्खन बना रहे हो, तो क्या करोगे भाई, दूध से मक्खन बनता है, दूध को फेंटोगे, फाड़ोगे, उसको मथोगे, तो ऊपर तो मक्खन आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगी, छाछ। अब आपका काम तो मक्खन बनाने का था, तो मक्खन आपका प्रोडक्ट हो गया, बट वो छाछ फेंकोगे थोड़ी ना, उसको भी बेच दोगे, वो क्या हो गया, वो आपका बाय प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो भाई इन सारी इनकम, अगर इनसे इनकम होती है तो आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा कोई भी आपकी इनकम हो तो उसको आप क्या बोलोगे, अदर इनकम, ठीक है। जैसे कि कोई भी इनकम से मतलब कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई सी भी इनकम हो, सब किसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। इजी है यहाँ तक, ठीक है। अब बारी आती है एक्सपेंस की। खैर इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एक्सपेंस के अंदर पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या चीज है, ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। कॉस्ट कैसे निकलती है मटेरियल कंज्यूम्ड की, देखो ये आपका ईयर है, आपने इस ईयर में कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया, कैसे पता चलेगा। एक तो आपने कुछ परचेज करा होगा इस साल, ठीक है, और जो पिछले साल का बचा होगा वो भी इसी साल यूज करा होगा, तो टोटल कंजम्पशन निकलती आ रही है। बट बच क्या गया, जो इस साल का बच गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, वो इस साल तो यूज नहीं करा, तो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम कैसे आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या आ जाएगा, ये आपने पूरे साल में कितने का मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया। क्लियर है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप फिनिश गुड्स को खरीदते हो तो वो भी यहाँ पे लिखोगे, वो भी तो खर्चा ही है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके अंदर आपके पास आ जाता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री। जैसे ओपनिंग में 10 लाख थी, साल खत्म होते होते 12 लाख हो गई, तो 2 लाख का क्या हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री। तो ये भी तो खर्चा हो गया ना, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये क्या होता है, जो भी आप एम्प्लॉय को एज अ बेनिफिट देते हो, जैसे कि सैलरी एम्प्लॉय को देते हो, ठीक है, वेजेस, बोनस, अलाउंसेस, जैसे कई कंपनियों में कैब फैसिलिटी देते हैं, होम फैसिलिटी देते हैं, तो ये अलाउंसेस वगैरह ये सब किसको देते हो, आप एम्प्लॉय को देते हो, तो ये क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है भाई, फाइनेंस कॉस्ट आपके इंटरेस्ट की कॉस्ट, मतलब जो आप लोन लेते हो उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो उसको आप बोलते हो फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के अंदर सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल, सॉरी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड वाली, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो भी आप एम्प्लॉय को देते हो, जैसे कि सैलरी, कमीशन, वेजेस, जो भी आप एम्प्लॉय को दोगे, बोनस, अलाउंसेस, वो सब किस में आ जाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएंगे। फिर फाइनेंस कॉस्ट, लोन के बदले जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, टेंजिबल एसेट की कमी, टेंजिबल एसेट में कमी आना डेप्रिसिएशन कहलाता है, इंटेंजिबल एसेट में कमी आना अमोर्टाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो भाई दोनों चीज़ें, अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू गिरती है तो आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, और इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू गिरती है तो आप क्या बोलते हो, अमोर्टाइजेशन। जैसे गुडविल कम होगी तो आप क्या बोलोगे, अमोर्टाइजेशन, बट यही बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो आप क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन। वैल्यू किसी की भी कम हो है तो खर्चा यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो इन सब में नहीं आ पाया वो अदर में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में बस इतना ही पार्ट है, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड वाला,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ गए, जो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हैं। फाइनेंस कॉस्ट आ गई जैसे इंटरेस्ट, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट अदर एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। आप थर्ड पॉइंट में से फिफ्थ पॉइंट को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड पॉइंट क्या है, टोटल इनकम, फिफ्थ पॉइंट क्या है, टोटल एक्सपेंस, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसी को प्यार से आप नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट को भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका P&L। अब वो आपसे पूछ ले डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, तो सब हेड क्या हो गया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और आपका हेड क्या हो गया, एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे ही उसने पूछ लिया भाई परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो सब हेड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड खुद ही मतलब कि सब हेड है, और हेड क्या हो गया, एक्सपेंसेस। उसने बोल दिया भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस कॉस्ट आपका सब हेड हो गया, और हेड क्या हो गया, एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो ये था आपका हेड एंड सब हेड वाला चैप्टर। होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।